जी, आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बेसिक्स पे। उसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको पेश करने लगा हूँ। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, आप सब लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी डिवाइसेस हैं या इलेक्ट्रिकल की जो भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन सब डिवाइसेस वो बनी होती हैं कंपोनेंट से। उन कंपोनेंट्स में शामिल हैं रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, पावर सप्लाईज और सर्किट चिप्स वगैरह। अगर हम डेली लाइफ में देखें तो इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? ये प्रॉब्लम्स होती हैं कंपोनेंट्स के फेलियर्स की वजह से या इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से। यानी कंपोनेंट्स जो हैं वो काम सही तौर पर नहीं कर रहे तो वो फेलियर कहलाएंगे। अगर उनकी इंस्टॉलेशन सही तौर पर ना हो सकी, मतलब जहां पर उन्हें लगाना था वहां पर वो प्रॉपर तरीके से सोल्ड नहीं हो सके, तो भी उसकी इंस्टॉलेशन सही नहीं हो सकी, या जिस सर्किट में जो मुकाम था उसका वहां पर भी ना लग सके, तो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और उसके मिस यूज की वजह से भी हो सकता है कि कंपोनेंट्स को हमने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए था वैसे हमने उसे इस्तेमाल नहीं किया, तो कंपोनेंट्स फेलियर, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ कंपोनेंट्स, इसके अलावा मिस यूजेस ऑफ कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ फिर मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं उनमें मौजूद होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स मुश्तमिल होते हैं रेजिस्टर्स पर, कैपेसिटर्स पर, पावर सप्लाईज पर, आईसीज पर, और इनमें खराबी भी आती रहती है। इनमें जो खराबी इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ती है, जैसे माशाल्लाह आप लोग इंजीनियर्स बनोगे तो आपको जो फेस करनी पड़ेगी, तो उसमें कंपोनेंट्स के फेलियर का भी इशू हो सकता है, या इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी हो सकती है उसकी, और इसके अलावा उसका मिस यूज भी हो सकता है। तो अगर हमने किसी भी सर्किट के को अच्छी तरीके से ट्रबल शूट करना है उसका प्रॉब्लम आने पर, तो तब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की और वायरिंग डायग्राम्स की। ये अशद ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप सब लोग तो फिर इंजीनियर्स जो है ना वो अच्छी तरीके से फॉल्ट नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो उनकी ट्रबल शूटिंग किसी भी काम की नहीं रहेगी। अब ये मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, ये मटेरियल जो है मैं यहाँ पर आपको सीधे के सीधे ये मटेरियल मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ। अब इजीली आपको अवेलेबल होंगे, और ये मैंने आपको पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट अब आपकी स्ट्रीम्स पर दिखाई देगी। मैं इसलिए आपके सामने ये कर रहा हूँ काम, ताकि आपको पता हो कि जी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और ये अब इसके बाद अगली अगली चीज़ है हमारी क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन है क्या। अब अगर हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनमें मुख्तलिफ हमें पता है कि कंपोनेंट्स लगे हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो हैं अपने काम के लिहाज से इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, और वो जो दो हिस्से हैं वो मंदरजा झेल हैं। एक है एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरा है पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स में मौजूद हैं ट्रांजिस्टर्स, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पैसिव कंपोनेंट्स में मौजूद हैं कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स वगैरह। ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। अब ये हैं क्या, इनकी फर्दर डिटेल, एक्टिव कंपोनेंट्स की डिटेल ये इस नोट्स में मौजूद हैं। ये वाले नोट भी आपको मैं पोस्ट कर देता हूं। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपके पास आ गई। इसके बाद आ जाते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट की ये वजाहत आपके सामने आ रही है, जो कि उम्मीद है कि आपको नजर आ रही होगी। ऐसे वक्त में अभी मुझे लगता है किसी और ने भी ज्वाइन किया है, तो बहरहाल मैं अभी इसको दोबारा थोड़ा हल्का सा रिपीट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि हमारी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स हैं, वो उससे ये सारी डिवाइसेस बनती हैं। अब जो कंपोनेंट से मिलकर डिवाइसेस बनती हैं, उनको इस्तेमाल करने के दौरान हमें प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो इंजीनियर्स के लिए क्या ज़रूरी है?
इंजीनियर्स के लिए ये ज़रूरी है कि उन कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करें कि वो कंपोनेंट्स होते क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि उनमें खराबी क्यों आती है। उनमें खराबी आने की असल वजह ये है कि उन कंपोनेंट्स को इम्प्रॉपर इंस्टॉल किया जाता है या कंपोनेंट सही तौर पर तैयार नहीं हो सका तो अपना काम के दौरान वो फेल हो गया। और इसके अलावा अगर हमने कंपोनेंट को सही प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा तो ये कंपोनेंट हमारा मिस यूज हो गया। इस वजह से ये खराबियां पैदा होती हैं। अब इस खराबी को जानने के लिए कि ये क्यों आ रही हैं, कैसे हो रही हैं, इन इन सब फॉल्ट्स को जानने का जो तरीक़ेकार है उसको हम टेक्निकली तौर पर ट्रबल शूटिंग कहते हैं। और ये जो ट्रबल शूटिंग है ये तभी मुमकिन है, कोई इंजीनियर तभी ट्रबल शूट कर सकता है जब उसकी नॉलेज बिल्कुल अच्छी तरीके से होगी इन कंपोनेंट्स के बारे में। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और ये वायरिंग है डायग्राम्स की, ये कैसी है बनती है, क्यों होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसने काम करना है, तो जब तक ये कंप्लीट या थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक वो इसके ट्रबल शूट नहीं कर सकता। जाहिर बात है ट्रबल शूट नहीं कर सकेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। अब इसलिए सबसे अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं इनकी टाइप्स क्या हैं। इनकी जाहिर बात है ये टाइप्स इनके अपने अपने काम के हवाले से, वो काम के हवाले से क्या है अभी हम पढ़ते जाएंगे तो आपके सामने आता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें दो क्लासिफिकेशन है, एक है एक्टिव क्लासिफिकेशन और एक है पैसिव करें, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जो कि एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और ऐसे कंपोनेंट्स जो कि पैसिव कंपोनेंट्स हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये एक्टिव पैसिव से क्या मुराद है, क्या मतलब ये कि कंपोनेंट्स अगर हैं चुस्त कंपोनेंट्स और सुस्त कंपोनेंट, ये आखिर क्या चीज़ है। ट्रांजिस्टर चुस्त है, डायोड चुस्त है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो एक्टिव है, तो ये कैपेसिटर्स जो है ये पैसिव है, रेजिस्टर्स भी पैसिव है और इंडक्टर्स भी पैसिव है। इन सब को जानने के लिए हम पढ़ते हैं, सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट्स को ले लेते हैं टॉपिक को। तो एक्टिव कंपोनेंट्स के टॉपिक में मैंने यहाँ पर तफसीलन आपके लिए लिख भी दिया है और मैं इसको आपको समझा भी रहा हूँ। ये वो कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि रिलाय करते हैं। रिलाय का मतलब है भरोसा करना, एतमाद करना, किस पर, सोर्स ऑफ एनर्जी पर। और ये इस काबिल होते हैं कि ये कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को जो कि इन कंपोनेंट्स में से गुजरता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उस फ्लो को कंट्रोल करने की इनमें सलाहियत मौजूद होती है, किनमें, एक्टिव कंपोनेंट्स में। और ये रिलाई करते हैं किस पर, सोर्स ऑफ एनर्जी पर। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी का जब जिक्र आया तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। मैंने यहाँ आपको बताया नोट, there are two types of ideal energy source, one is voltage source and second is current source। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अच्छा सा, ओहो ये तो आसान सी बात है, यानी वोल्टेज और करंट जो है ना ये बेसिकली एनर्जी सोर्स है। जी हाँ, ये एनर्जी सोर्स हैं कि इनसे ये एनर्जी हासिल होती है, ये इन एनर्जी सोर्सेस पर रिलाई कर रहे होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से, ये कंपोनेंट्स जो जैसे कि अभी मैंने पहले जिक्र किया था कि इनमें शामिल हैं डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वेरियस इसमें डिस्प्ले भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर डायोड्स हैं, इनका क्या काम है, ये अलाउ करते हैं करंट को कि वो फ्लो करे। तो किस किस्म का फ्लो कर रही है, इतने सारे हैं इसमें, ट्रांजिस्टर भी फ्लो कर रहा है, ये भी फ्लो कर रहा है। ये फ्लो ऐसे कर रहे हैं कि भाई उसने एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है, फ्लो की एक ही डायरेक्शन होगी। ये नहीं है कि इधर से फ्लो करता हुआ दूसरा इधर से आ गया, यहाँ से जा रहा था दूसरा इधर से आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन में डायोड ने एक ही रखनी है फ्लो की। अच्छा, ये अगर हम जब इसकी और तफसील पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से भी आपको समझ में आ सकता है। ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स आपको पता ही है कि इसकी तीन टांगे होती हैं। ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं, एक तो ये स्विचिंग डिवाइसेस का काम करते हैं, दूसरा ये एम्पलीफायर का काम करते हैं।
अच्छा, ये इसका मतलब ये हुआ स्विचिंग में भी ऑन ऑफ को कंट्रोल हो गया ना। और एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपका जो फ्लो है वो सही सिग्नल्स आपके जो भी जा रहे हैं जो भी वोल्टेज के फॉर्म में है वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं शेप है तो उसे एम्पलीफाई किया जाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो ऐसे सर्किट्स हैं कि जो कि एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर मौजूद होते हैं। तो उन पे है क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट में होता क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट में भी यही कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, मगर ये थाउजेंड्स के करीब जो है ना उनकी तादाद होती है। और इनमें इनमें शामिल है यही ट्रांजिस्टर शामिल है, रजिस्टर्स, डायोड्स और अलग अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हैं। ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि ये समझ लो कि इसलिए हम इसे इंटीग्रेटेड कहते हैं, यानी सर्किट को हमने इंटीग्रेट कर दिया। फिर आ जाता है हमारे पास क्या, वेरियस डिस्प्ले। अब वेरियस डिस्प्ले भी जो है वो शामिल है एक्टिव कंपोनेंट्स में। मिसाल के तौर पर एलसीडी, हमारे पास हम जो पहले होते थे मॉनिटर, मॉनिटर के बाद हमारे पास आई एलसीडी। एलसीडी आप सब लोगों को, जो भी आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो ये भी एलसीडी है, मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे होते हो उस पर भी एलसीडी होती है। एलसीडी को जिस वक्त हम हाथ लगाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आप एलसीडी को हाथ लगाते हैं तो एलसीडी जो है ना उसका डिस्प्ले हल्का सा खराब भी हो जाता है और कभी कभार दब पड़ जाती है तो वहां पर निशान पड़ जाता है। तो ये है क्या चीज, एलसीडी, ये एक फ्लैट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में जो मौजूद है मॉनिटर्स उनके लिए उनमें लगती है, सेलफोन्स में सेलफोन्स के डिस्प्ले में लगती है, और आपके पास जो कैलकुलेटर होता है उस कैलकुलेटर्स पर भी ये एलसीडी मौजूद होती है। इसके अलावा जो और डिस्प्ले करने के लिए मौजूद है वो है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है जो कि तब लाइट को खारिज करता है जब करंट फ्लो करता है उसमें से, और ये इंडिकेट करता है किसी चीज के चलने का। हम अपने कंप्यूटर्स को देखते हैं कि जी चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो एलईडी ही को हम देखकर अंदाजा लगाते हैं कि हाँ जी एलईडी ऑन है तो इसका मतलब है ये चल रहा है, अगर एलईडी ऑन नहीं है तो ये चल नहीं रहा। फिर आ जाता है इसमें कंपोनेंट्स में, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। तो एक्टिव कंपोनेंट्स में अगली चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी। जब मैंने एलसीडी का जिक्र किया था तो मैंने आपसे कहा था कि एलसीडी पहले होते थे पुराने मॉनिटर, उन मॉनिटर में सीआरटी होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी। कैथोड रे ट्यूब जो है वो कुब सा बना हुआ होता है जिसमें से कैथोड रेज जो है वो खारिज होती हैं। तो ये टेलीविजन में या कंप्यूटर की जो स्क्रीन्स होती थी उस काम करने में इस्तेमाल होती थी, और इसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी और ये हीट अप भी हो जाया करती थी और ख़राब भी हो जाती थी जल्दी। तो इस वजह से फिर आगे चलकर जो है वो जैसे जैसे जनरेशन नई आती गई उसमें हमने ये हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर फंडामेंटल में, जब हम जनरेशन का मुताला कर रहे थे तो ऐसे वक्त में हमने इसके बारे में पढ़ा था, सीआरटी के बारे में। अच्छा, अब इसमें से जो पावर सोर्सेज हैं उसमें क्या मौजूद हैं, उस पावर सोर्सेज जाहिर बात है जब हमें करंट चाहिए होगा तो हमारा किस पावर सोर्स, क्या किस चीज़ का आएगा, एनर्जी सोर्स कह लें, पावर सोर्स कह लें, उसके लिए हमारे पास मौजूद हैं सेल्स। आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी, घर में घड़ी मौजूद है, घड़ी में जो है वो सेल लगता है, सेल से घड़ी काम करती है। अब सेल के अंदर मौजूद होते हैं ये क्या, वोल्टेज मौजूद है और करंट फ्लो होता है उससे। अगर हम सेल्स की कम्बिनेशन कर दें, यानी काफ़ी सारे सेल हम कंबाइन कर दें और उसे एक जगह ले आए, तो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो है उसे हम कहते हैं बैटरी। तो बैटरी भी पावर सोर्स है। अगर इसका मतलब है सैली की कम्बिनेशन है, बेसिकली है तो सैली। और इसके अलावा हमारे पास एसी और डीसी सप्लाई सोर्सेज भी होती हैं कि जो कि जैसे कंप्यूटर है उसमें डीसी सप्लाई लगती है और वो सब जिसे हम पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी इसमें मौजूद हैं। और आइडियल सोर्स जो है उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगी, उसमें कोई इंडक्टेंस नहीं होगी और उसमें कोई भी
कैपेसिटेंस नहीं होगी। तो मैंने जो पढ़ाया उसमें टॉपिक्स में वो आप लोगों के सामने फिर मैं दोहरा देता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हो उनको पता चल जाए। ये मैं नोट्स आपके साथ ही साथ पोस्ट भी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि ये नोट्स आपको इसी जगह आपकी स्क्रीन्स पर मिलते रहें, ताकि आपको ढूंढने में भी परेशानी ना हो। और मैं गाहे बगाहे इसमें थोड़ी सी तरमीम भी करता रहता हूँ, आगे पीछे सेटिंग करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल रहा हूँ, नंबर 4 के जैसे जैसे आपके लेक्चर आते जाए उसी मुताबिक इसको सेट हो जाए है जाए। अभी इसमें मैंने नंबर डाले, लेकिन चौथा लेक्चर है तो मैं सोच रहा हूँ लेक्चर के हिसाब से इसके नंबर कर दूँ, तो इंशाल्लाह आपको फिर लेक्चर वाइज भी जो है ना वो भी नंबर मिल जाएंगे। कई इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें मैं अपलोड कर रहा होता हूँ तो अपलोड करने नहीं दे रहा होता, उसके लिए सिलसिले में गूगल ड्राइव पे मैंने डालना शुरू किया है। और कुछ मैं जो है ना एक मेरे जहन में ये भी है कि मैंने आप लोगों को जूम पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा मैं उसको जो है एक लेक्चर इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पे तैयार करता हूँ और उसे यूट्यूब पे डाल देता हूँ अपनी। यूट्यूब से ये होगा कि यहाँ पर भी लोड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ अब लिंक ही लोड करना होगा ना, तो लिंक लोड करने में इतना इशू नहीं आता, लिंक आप इजीली लोड कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरी क्लास आपके साथ फेस टू फेस तो हो ही रही है जूम के जरिए, और तो जब मैं लेक्चर भी उसमें लोड कर दूंगा तो वो इसके साथ यहाँ अटैच कर दूंगा, तो इस तरीके से आप लोगों को देखना कोई मुश्किल नहीं होगा। हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं क्या, उसकी बेसिक्स है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में मौजूद है हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, पावर सप्लाईज हैं और सर्किट चिप्स हैं, और भी सो ऑन चीज़ें मौजूद हैं। ये इनको हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इन्हीं चीज़ों से तो मिलकर सब कुछ बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनी होती हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, उसकी क्या वजह है कि इंजीनियर्स को वो प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ती है? उसकी वजह ये है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो सही नहीं है, यानी जब वो बनाए गए तो तैयारी में, मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे कंपोनेंट्स फेलियर जो है उसकी वजह से कंपोनेंट्स फेलियर हो जाते हैं, कुछ अरसे चलते हैं और फिर इसके बाद वो फेल हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उनकी जो इंस्टॉलेशन थी वो प्रॉपर नहीं की जा सकी, अगर जैसे लगाना था तो उनके ऊपर जो उनको सोल्डिंग की जाती है वो सोल्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी, या उसको हम कभी कभार यहाँ पर जो लगा रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हम हाथ से भी लगा रहे होते हैं और हम काबिया इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, तो अगर हमने ज़्यादा हीट दे दी ना तो भी वो डैमेज हो जाता है, तो ये इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी हो गई। इसके अलावा मिस यूज़ ऑफ कंपोनेंट्स का भी है, उसमें कई चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स को ज़्यादा गर्म कर दिया जैसे भी मैंने बताया, तो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ साथ मिस यूज़ भी हो गया, और अगर उसको प्रॉपर जगह पर नहीं लगाया उसके तो ये भी मिस यूज़ हो गया। तो इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, किस पार्ट में मौजूद है, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिस जो ये काम कर रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे सर्किट्स पे मुश्तमिल होकर वो पूरी डिवाइस अपना काम कर रही होती है। आप किसी भी चीज को खोल के देख लें, इवन अपने कंप्यूटर को खोल के देख लें, तो आपके कंप्यूटर पर मदरबोर्ड नजर आ जाएगा, मदरबोर्ड पर आपको ये सारी चीजें लगी हुई नजर आ जाएंगी। अब उसके साथ अगर आपको, आप देखते ही आप सोचेंगे ये पता नहीं क्या चीज़ है, अगर कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जब आपकी उस पर ग्रिप हो जाएगी तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या 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 है, क्या क्या काम कर रही हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए मुकम्मल तौर पर इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इन कंपोनेंट्स की और वायरिंग डायग्राम की। इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए कि इनको आखिर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया और क्यों डिवाइड किया गया, आखिर इससे इसके हिस्से बने क्यों हैं। तो इसके लिए पहले तो आप ये समझेंगे इसकी क्लासिफिकेशन है, तो कितनी क्लासिफिकेशन है इसकी? दो क्लासिफिकेशन है, एक एक्टिव कंपोनेंट्स है और दूसरे पैसिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स में मौजूद है ट्रांजिस्टर, डायोड और आईसी। पैसिव कंपोनेंट्स में मौजूद है कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और इंडक्टर्स। इस एक्टिव कंपोनेंट हैं क्या आखिर? एक्टिव कंपोनेंट दरअसल आपके वो कंपोनेंट्स हैं जो कि रिलाय करते हैं या किस पर? सोर्स ऑफ एनर्जी पर। सोर्स ऑफ एनर्जी पर ये रिलाय करते हैं और इनमें ये सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को जो है वो
कंट्रोल करते हैं। सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, जैसे डायोड्स हैं, तो डायोड्स क्या कंट्रोल करते हैं, ये फ्लो कंट्रोल करते हैं। कौन सी फ्लो, करंट की फ्लो, कि उसकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, वन डायरेक्शन होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, ये सिग्नल्स की स्विचिंग भी करते हैं और एम्पलीफाइंग का काम भी करते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स तो एक छोटी सी चिप होती है जिस पर कई सारे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स और डायोड और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें शामिल है एक्टिव कंपोनेंट्स में एलसीडी शामिल है, इसमें एलईडी शामिल है, इसमें सीआरटी शामिल है। सीआरटी पुराने वक्त के जो मॉनिटर्स थे जिनमें कप निकला होता था, वो अपने कैथोड रे ट्यूब की वजह से होता था, तो वो सीआरटी मॉनिटर थे। इसके बाद जो दौर बदला, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो एलसीडीज आना चाहिए आई। एलसीडीज जो है वो बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल डायोड उसका मतलब है, और इसमें जो है ये हमारे मॉनिटर्स पे, सेल फोन्स पर, कैलकुलेटर्स पर लगी होती हैं। अब आप बल्कि ऐसा करते हैं, फोटो कॉपी तो करवाने जाते ही होंगे, तो जब फोटो कॉपी करवाने जा रहे होते हैं तो उसकी मशीन पर रीडिंग आ रही होती है, लिखा हुआ आ रहा होता है सब कुछ, वो दरअसल क्या है, वो एलसीडी है। अच्छा, एलईडी जो है वो जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर चलाने के बाद आपको जो है वो बटन रोशन नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये बटन रोशन कौन कर रहा है, ये बटन रोशन कर रही है एलईडी, यानी लाइट एमिटिंग डायोड कर रहे हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसे डायोड जो कि लाइट को खारिज करते हैं। ये इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है, ये कि ये चीज काम कर रही है जब इन, और ये कब जलते हैं, जब इनमें से करंट गुजरता है। तो ये वो चीज थी जो मैंने अभी तक आपको समझाई। और ये यहाँ पर जो वर्ड था सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये रिलाई करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी पे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी दरअसल वोल्टेज है और करंट है। और ये अगर आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स है जिसमें ना कोई रेजिस्टेंस हो, ना कोई इंडक्टेंस हो, और ना ही कोई कैपेसिटेंस हो। और हमें कहाँ से मिलती हैं ये सोर्स, हमें सोर्स मिलते हैं सेल से, और अगर हम सेल्स की कम्बिनेशन कर दें तो वो बैटरी कहलाती है, बैटरी से, या हमें पावर सप्लाई से, एसी या डीसी पावर सप्लाई से। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं।